नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्यों अंडरवर्ल्ड मुंबई में ही फैला और क्या-क्या रीजंस थे अंडरवर्ल्ड के मुंबई में फैलने के। इससे पहले हम जानेंगे मुंबई का इतिहास। हम जानेंगे कि मुंबई कितनी पुरानी है और ये क्यों और कैसे इतनी रिच बनी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) रिपोर्ट्स और ब्रिटिश हिस्टोरियन वॉल्टर हैमिल्टन की बुक द ईस्ट इंडियन गजेटर 1828 के अकॉर्डिंग कनेरी एंड महाकली एक्सकवेशंस में मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में स्टोन टूल्स मिले जो दिखाते हैं कि ये रीजन 2000 से 1000 BCE के आसपास इनहेबिटेड था। यानी आज से 4000 साल पहले भी लोग यहाँ रहते थे। ये दोनों साइट्स मुंबई के अंधेरी में है। यहाँ के फिशिंग ग्राउंड्स और फॉरेस्ट प्रोड्यूस लोगों को अट्रैक्ट करते थे। ASI की सर्वे और इंडियन हिस्टोरियन रोमिला थापर की बुक अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज के अकॉर्डिंग कनेरी केव्स में जो इंस्क्रिप्शंस मिले उसके अकॉर्डिंग मौर्यन एम्परर अशोका के टाइम पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ सेटल हुए और केव्स बनाई गई। ये बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स हैं जो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है। पुर्तगाली हिस्टोरियन जे जीदा कन्हा की बुक द ओरिजिन ऑफ बॉम्बे 1900 के अकॉर्डिंग सिलहारा डायनेस्टी ने इस रीजन पर रूल किया 810 से 1260 के बीच। तब मुंबई के 7 आइलैंड्स थे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मालाबार हिल, मजगांव, परेल, माहिम और वर्ली। फिर 1348 में ये आइलैंड्स गुजरात सल्तनत के अंडर आए। इस पीरियड में फिशिंग, साल्ट प्रोडक्शन और कोस्टल ट्रेड बूमिंग पर था। 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मुगल एम्परर हुमायूं से अपनी सुरक्षा के लिए पुर्तगालीज से अलायंस किया। ट्रीटी ऑफ बेसिन, बेसिन अब वसई है। ट्रीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग सुल्तान ने बॉम्बे के 7 आइलैंड्स और बसई रीजन पुर्तगालीज को दे दिए। पुर्तगालीज को फ्री हैंड मिला वेस्टर्न कोस्ट पर फोर्ट और नेवल बेसिस बनाने का। इस तरह बॉम्बे पुर्तगाल के अंडर आया 1534 में। फिर होती है मैरिज ट्रीटी 1661 में। होता क्या है 1661 में पुर्तगाल की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी हुई इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड से और दहेज के रूप में पुर्तगाल ने इंग्लैंड को बॉम्बे के 7 आइलैंड्स दे दिए। इस तरह बॉम्बे पुर्तगाल से इंग्लिश क्राउन के अंडर आ गया। चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे मेंटेन करना महंगा लग रहा था, इसलिए 1668 में उसने ये आइलैंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी को एनुअल रेंट के बदले 10 पाउंड्स पर ईयर लीज पर दे दिए। तब से बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस बन गया। बॉम्बे के ये 7 आइलैंड्स एक नेचुरल डीप वाटर हार्बर देते थे जो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर सबसे बेहतरीन था। सूरत और भरूच जैसे पुराने पोर्ट्स सिल्टिंग की वजह से डिक्लाइन हो रहे थे। ताप्ती नदी के माउथ पर सिल्टिंग मतलब मिट्टी जमा हो रही थी, इसलिए सूरत पोर्ट सेलो हो रहा था। बड़े शिप्स इजीली डॉक नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ब्रिटिश के लिए बॉम्बे एक परफेक्ट नेवल बेस और कॉमर्शियल पोर्ट बन गया। कंपनी ने यहाँ फोर्टिफिकेशन, वेयर हाउसेस, डॉकयार्ड्स और शिप बिल्डिंग यार्ड्स बनाए। पोर्ट एरिया को सेंटर बनाकर उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। ब्रिटिश ने यहाँ ट्रेड ड्यूटी कम रखी, इसलिए ट्रेडर्स को सूरत छोड़कर बॉम्बे आना फायदेमंद लगा। बॉम्बे पहले 7 अलग अलग आइलैंड से बना हुआ था। फिर 1782 में गवर्नर विलियम हॉर्नबाई ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हॉर्नबाई वेलार्ड प्रोजेक्ट, और धीरे धीरे सभी आइलैंड्स को जोड़ा गया, मतलब सबको मिलाकर एक लैंड बना दिया गया। ये 1845 में पूरा लैंड बना, मतलब लगभग 63 साल इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगे। ये टाइम आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, जिसने 18 से 19 सेंचुरी में ब्रिटेन को टेक्सटाइल, मशीनरी और शिपिंग में पावरफुल बना दिया। ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, इंडिगो चाहिए थे और उनके बनाए हुए फिनिश्ड गुड्स के लिए नए मार्केट्स। बॉम्बे का पोर्ट एकदम परफेक्ट था अरेबियन सी के थ्रू यूरोप तक पहुंचने के लिए। पहले मैनचेस्टर के मिल्स अमेरिका के कॉटन पर डिपेंडेंट थे, लेकिन 1861 से 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम ये सप्लाई बंद हो गई। तब ब्रिटेन ने बॉम्बे कॉटन इंपोर्ट करना शुरू किया। बॉम्बे के मर्चेंट्स और मिल्स को ह्यूज प्रॉफिट हुआ। इस वजह से बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रैपिड ग्रोथ हुआ। इसने बॉम्बे को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बना दिया।
बॉम्बे के आसपास डेक्कन एंड गुजरात का कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट होता था यूरोप में। बॉम्बे से ओपियम एक्सपोर्ट होता था चाइना के लिए, जो ब्रिटिश के लिए कैश काउ था। मालवा रीजन, जो आज के मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक हिस्सा है, वहां से ओपियम काफी बड़ी मात्रा में उगता था। इसको बॉम्बे पोर्ट के थ्रू स्मगल या एक्सपोर्ट किया जाता था, स्पेशली चाइना के लिए। इस वजह से बॉम्बे कमर्शियल हब बन गया था। 1850 के बाद बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स खुलने लगे। ये मिल्स पूरे इंडिया के माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने लगे। गुजरात, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से लाखों लोग यहाँ आए। इससे बॉम्बे एक इंडस्ट्रियल बूम टाउन बन गया, जो रोज बढ़ता गया। फिर 1853 में एशिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली बॉम्बे से थाने रूट पर। 19वीं सेंचुरी के एंड तक बॉम्बे सिर्फ एक पोर्ट नहीं रहा, बल्कि फाइनेंशियल हब बन गया। यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिश हुए। ये वो पीरियड था जब बॉम्बे के मर्चेंट्स जैसे पारसी, गुजराती, मारवाड़ी दुनिया के बड़े ट्रेडर्स बन गए थे। इसके बाद एंट्री होती है बॉलीवुड की। 1913 में दादा साहेब फाल्के ने बनाई राजा हरिश्चंद्र, जो इंडिया की पहली फुल लेंथ फिल्म थी। इस फिल्म ने बॉम्बे को इंडियन सिनेमा का जन्म स्थल बना दिया। 1930 से 1940 के बीच बॉम्बे सिनेमा एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन गया। न्यू थिएटर्स, प्रभात स्टूडियोज, बॉम्बे टॉकीज जैसे बैनर्स फेमस हुए। जैसे कि बॉम्बे में बहुत से कॉटन मिल्स खुलने लगे थे, जिनमें लाखों मजदूर आए और हर तरफ स्लम्स बनने लगे। फिर क्या होता है, 1930 में गांधी जी के प्रेशर से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शराब बैन हो जाती है। इस बैन के चलते एक बड़ा इलीगल लिकर ट्रेड खड़ा हुआ। यहाँ से स्लम बेस्ड गैंग्स ने पैसा बनाना शुरू किया। बूटलेगर्स पुलिस को पैसा देते और स्लम में अपनी पैरेलल पावर चलाते। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इंडिपेंडेंस के बाद इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंस राज सिस्टम शुरू हुआ। गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम्स, वॉचेस जैसे लग्जरी आइटम्स की डिमांड थी, लेकिन सप्लाई बहुत ही कम थी। इस गैप ने एक नए स्मगलिंग माफिया को जन्म दिया। 3 बड़े नाम उभर के आए: करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। ये लोग डॉक्स और शिपिंग रूट्स पर अपना कंट्रोल बनाते गए। इन गैंग्स को लोकल स्लम रॉबिन हुड की तरह देखता था। ये एक पैरेलल कोर्ट चला रहे थे। ये लोग स्लम के लोगों के बीच झगड़े का सॉल्यूशन करवाना, छोटी मोटी फाइनेंशियल हेल्प करना, ऐसे करके उनके ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना रखा था। करीम लाला एक अफगानिस्तानी पठान था, जिसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान में हुआ। 1930 के आसपास वह अपने रिश्तेदारों के साथ बॉम्बे के डोंगरी एरिया में आ गया। उस वक्त बॉम्बे में पठान माइग्रेंट छोटी मोटी मजदूरी, मनी लैंडिंग और चौकीदारी का काम करते थे। करीम भी शुरू में छोटा मनी लैंडर और रिकवरी एजेंट था। रिकवरी करने के लिए करीम ने गैंग बनाया और धीरे धीरे ये गैंग हफ्ता वसूली, डेट रिकवरी और इलीगल गैम्बलिंग पे कंट्रोल करने लगा। इसके बाद नाम आता है हाजी मस्तान। जन्म हुआ 1926 में पनाईकुलम, तमिलनाडु में। एक पुअर फैमिली से था। 1944 के आसपास फैमिली के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गया। शुरू में छोटी मोटी जॉब्स की, जैसे साइकिल रिपेयर करना और छोटी मोटी मजदूरी। 1940s के एंड में बॉम्बे पोर्ट पर काम करते वक्त उसे स्मगलिंग रैकेट का एक्सपोजर मिला। उसने जल्दी समझ लिया कि लाइसेंस राज और इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है स्मगलिंग से ह्यूज पैसा बनाना। धीरे धीरे मस्तान दुबई और गल्फ के लोगों के साथ गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्मगल करने में लग गया। 1950s तक मस्तान ने अपना एक सॉलिड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क बना लिया। उसके पास अपने बोट्स और शिप्स थे, जो दुबई से बॉम्बे तक स्मगल्ड माल लाते थे। गोल्ड स्मगलिंग उसका सबसे बड़ा धंधा बन गया। बॉम्बे के जवेरी बाजार में उसका माल बिकता था। मस्तान एक नॉन वायलेंट स्मगलर था, अनलाइक करीम लाला जो एक्सटॉर्शन में था। इस वजह से वो बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के साथ इजीली कांटेक्ट बनाता था। इसके बाद नाम आता है वरदराजन का। जन्म होता है 1926 में तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। गरीब तमिल फैमिली से था और बेटर जिंदगी के लिए 1940s के दौरान बॉम्बे के माटुंगा एरिया में माइग्रेट कर गया। शुरुआत में कुली और होकर का काम किया वीटी रेलवे स्टेशन पर। वहां वो डॉक से माल चुराता या स्टेशन पर इलीगल सामान बेचता। जब कभी पुलिस उसे पकड़ लेती तो रिश्वत देकर निकल जाता था। इस तरह वो समझ गया कि रिश्वत के साथ साथ इलीगल काम किए जा सकते हैं।
इस तरह वरदराजन ने अवैध शराब के अड्डे खोल लिए। उसने पोर्ट्स और डॉक्स पर अपना कंट्रोल बनाया और स्मगलिंग करने लगा। पुलिस को हफ्ता देता था ताकि उसका अड्डा चल सके। माटुंगा, धारावी और सायन में ज्यादा साउथ इंडियन माइग्रेंट्स रहते थे। वरदराजन ने उनकी डेली लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करना स्टार्ट किया, जैसे शादी के लिए पैसे देना, मेडिकल हेल्प करना, राशन और खाना बांटना। धीरे धीरे लोग उसे वर्दा भाई कहकर बुलाने लगे और नेता भी उस एरिया में वोट के लिए वर्धा से कांटेक्ट करने लगे। इस तरह उसके पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे बन गए। इसके बाद 1970s में एक अलायंस बनता है डॉन्स का। 1970s के दौरान वर्धा ने हाजी मस्तान और करीम लाला के साथ एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट बनाया। तीनों ने अपना अपना सेक्टर बांट लिया। करीम लाला मतलब पठान गैंग्स, गैम्बलिंग और एक्सटॉर्शन में था। हाजी मस्तान गोल्ड एंड स्मगलिंग एम्पायर में था और वरदराजन बूटलेगिंग मतलब लिकर स्मगलिंग में था। उसके बाद 1970s में एंट्री होती है पुलिस वाले के लड़के की। नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर और इसका भाई शब्बीर इब्राहिम। दोनों की शुरुआत छोटी मोटी चोरी, स्मगलिंग और स्ट्रीट फाइट से हुई। इसके बाद ये हाजी मस्तान के अंडर काम करने लगे। 1970s के दौरान पठान गैंग मतलब करीम लाला के लोग और दाऊद गैंग के बीच क्लैशेस स्टार्ट हो गए। इस तरह दाऊद ने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना शुरू किया। गोल्ड स्मगलिंग, डॉक्स में कार्गो छुपाना, फिल्म टिकट्स ब्लैक करना। डोंगरी के यूथ उसके साथ जुड़ने लगे। उसने एक यूथ गैंग बना लिया। 1970s के एंड में दाऊद और पठान गैंग्स के बीच खूनी गैंगवार स्टार्ट हुई। 1981 में शब्बीर इब्राहिम, दाऊद का बड़ा भाई, एक शूटआउट में मारा गया। इस इवेंट ने दाऊद को और ज्यादा रूथलेस और एम्बिशियस बना दिया। दूसरी साइड बॉम्बे पुलिस करीम लाला और हाजी मस्तान पे लगातार क्रैकडाउन कर रही थी। से दाऊद के पास खुला मैदान था अपना स्मगलिंग का एम्पायर फैलाने का। हुआ भी यही। शब्बीर की डेथ के बाद दाऊद ने डी कंपनी बनाई, बिजनेस मॉडल बदल दिया। स्मगलिंग, गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सटॉर्शन और सुपारी किलिंग्स, बॉलीवुड फिल्म में फाइनेंसिंग। दाऊद ने अंडरवर्ल्ड को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया। अकाउंटेंट्स, मैनेजर, शूटर्स सब ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे। पुलिस और राइवल्स के प्रेशर के बाद दाऊद 1985 में दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई से स्मगलिंग और हवाला का बड़ा एम्पायर बनाया। बॉलीवुड स्टार्स और पॉलिटिशियंस से कनेक्शंस बनाए और बॉम्बे अंडरवर्ल्ड को रिमोट कंट्रोल से चलाया। ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि बॉम्बे से कैसे अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड बॉम्बे में पूरी तरह खत्म हो गया।